कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे। तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। तहव्वुर राणा बड़े सालों के इंतजार के बाद अब भारत के कानून की गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्त मजबूत है क्योंकि मजबूत है वो बाड़ेबंदी जहां राणा को रखा गया। उन इंतजामों की बात करेंगे कैसे पहुंचा वो भारत, पहुंचते हुए क्या हुआ, अमेरिका ने क्या कहा, भारतीय एजेंसियां कौन से काम बिना चूके करने जा रही हैं। चूके नेता भी नहीं, राजनीति करने में क्रेडिट की बातें चल पड़ी हैं, बहस चल पड़ी है, सब बताएंगे। साथ में आरटीआई पे जो डिबेट चल रही है उसकी भी बात होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार सूचना के अधिकार को खत्म करने जा रही है। सरकार का कहना है कि कुछ भी खत्म नहीं होगा, बस हम नागरिकों की निजता सुरक्षित करना चाहते हैं। जिक्र शो में ज्योतिबा फुले का भी रहेगा। उनके ऊपर बन रही फिल्म पर जो विवाद है, जरूरी सीन्स पर कैची चलाई जा रही है, शो में उनके योगदान पर भी बात करेंगे। ये भी जानेंगे आज समाज को उनकी जरूरत क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम है सरवत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. बात वहां से शुरू करेंगे जहां कल यानी 10 अप्रैल के शो में खत्म हुई थी। हमने आपको बताया था कि भारतीय एजेंसियां तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ले आईं। इस यात्रा में थोड़ा समय लगा क्योंकि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट को रोमानिया में रोकना पड़ा। लैंडिंग दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हुई। जो पुलिस अधिकारी तहव्वुर राणा को लेने गए थे उनके फ़ोन जमा कर लिए गए। इसके बाद एक काफिले के जरिए तहव्वुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। तहव्वुर राणा की पेशी हुई। जज ने उसे पूछा कि क्या वो अपने लिए खुद ही लीगल एड की व्यवस्था करेगा या उसे कोई वकील दिया जाए। इससे ठीक पहले एनआईए का एक बयान आया। एजेंसी ने कहा कि राणा पाकिस्तानी मूल का कनेडियन नागरिक है जो मुख्य रूप से अमेरिका के शिकागो में रह रहा था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि 26/11 आतंकवादी हमले में राणा की भूमिका के ठोस सबूत मौजूद हैं। इनमें ईमेल्स और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। कोर्ट ने देर रात अपना फैसला सुनाया और राणा की 18 दिन की कस्टडी अप्रूव कर दी। अपडेट यह है कि तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर की अत्यधिक सुरक्षित सेल में रखा गया है। इस सेल को स्पेशली आतंकवाद से संबंधित मामलों के लिए ही डिजाइन किया गया है। सेल की सुरक्षा में स्वाट और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। राणा से पूछताछ की जा रही है। ऐसी संभावना है कि 18 दिनों की कस्टडी के दौरान राणा को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उसे मुंबई ले जाया जा सकता है। अब सवाल है कि तहव्वुर राणा को सजा क्या होगी और कितनी जल्दी होगी, क्योंकि 16 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। इसके लिए उसके ऊपर लगे आरोपों पर नजर डालते हैं। साल 2011 में एनआईए ने तहव्वुर राणा, डेविड हेडली, हाफिज सईद, मेजर इकबाल, साजिद मीर और कुछ अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें उन सारे आरोपों का उल्लेख है। आतंकवादी घटना को अंजाम देना, आतंकवादी घटनाओं की वकालत करना, आतंकवादी समूह की सदस्यता, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्याओं और धोखाधड़ी को अंजाम देना, ये सारे चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े दीप्तमान तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करनी है। इसे बीएनएस की धाराओं के तहत दाखिल किया जाए। कई सारी धाराओं में फांसी की सजा का प्रावधान है। हालांकि यहाँ एक पेच है। ये देखना होगा कि राणा के मामले का ट्रायल कितनी तेजी से चलता है। दरअसल भारत ने साल 2012 में इस हमले के एक और आरोपी अबू जुंदाल उर्फ जबीउद्दीन अंसारी का सऊदी अरब से प्रत्यर्पण करवाया था। उसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि राणा के मामले में सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो और उसे मुकम्मल सजा मिले। इस बीच राणा के प्रत्यर्पण को लेकर देश की 2 प्रमुख पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का परिणाम है। अनुराग ठाकुर को सुनिए। हिंदुस्तान में एक ने अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए।
कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सज़ा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को क्रेडिट का भूखा बताया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपे बयान के मुताबिक चिदम्बरम ने कहा, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण पिछले 1.5 दशक की अथक मेहनत का परिणाम है, जिसमें डिप्लोमेटिक, लीगल और इंटेलिजेंस हर स्तर के प्रयास लगे हैं। इन प्रयासों की शुरुआत यूपीए सरकार ने की थी और पूरी मजबूती से इन्हें जारी भी रखा। यूपीए सरकार ने ही अमेरिका से बातचीत शुरू की थी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने इसे शुरू नहीं किया था, ना ही मोदी सरकार के कार्यकाल में कोई नया ब्रेक थ्रू मिला। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। नेताओं का काम ही यही करना है। हम पत्रकार हैं और हमारा काम है आपको सटीक और स्पष्ट जानकारी देना। इसी लीक पर आगे बढ़ते हैं और अब जरा देश के बाहर झांकते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। राणा के प्रत्यर्पण के बाद अमेरिका की तरफ से फोटो जारी की गई। तस्वीर में दिख रहा है कि अमेरिकी सुरक्षा बल राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंप रहे हैं। अमेरिका की तरफ से एक बयान भी आया, कहा कि मुंबई नरसंहार के आरोपी राणा को भारत भेज दिया गया है, वहां उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इस हमले के आतताइयों को न्याय के कटघरे में लाने की भारत की लंबी लड़ाई का अमेरिका ने हमेशा से समर्थन किया है। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। अमेरिका ने भले ही कहा है कि इस लड़ाई में उसने हमेशा से भारत का समर्थन किया है, लेकिन हेडली के मामले में उसके रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। हमने आपको बताया था कि भारत के पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका को हेडली की आतंकी गतिविधियों के बारे में पता था, लेकिन इसकी जानकारी भारत को नहीं दी थी। ये भी कहा था कि हेडली CIA और ISI का डबल एजेंट था। अमेरिका ने जानबूझकर उसका प्रत्यर्पण नहीं होने दिया। इसके लिए पेटिशन बार्गेन प्रावधान का यूज किया। कुछ ऐसी ही बात अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मा चिलानी ने कही। एक्सपोस्ट में लिखा कि तहव्वुर राणा को भारत भेजने में अमेरिका को 16 साल लग गए। इस आतंकी हमले के कहीं बड़े साजिशकर्ता डेविड हेडली को प्रत्यर्पित करने में अमेरिका को कितना समय लगेगा, राणा को वही गाइड कर रहा था। इन सब बातों का सार यही है कि क्या डेविड हेडली अमेरिका का राजदार है? क्या अमेरिका केवल इसलिए उसको भारत नहीं आने दे रहा क्योंकि कई बड़े खुलासे हो जाएंगे? हेडली को अमेरिका में 2009 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे 35 साल की सजा सुनाई गई। भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। इस बीच हेडली ने प्ली बार्गेन वाला प्रावधान यूज कर लिया। अमेरिकी लीगल सिस्टम में इस प्रावधान का बड़ा महत्व है। अगर कोई आरोपी किसी जुर्म को स्वीकार लेता है तो उसे कुछ छूट दी जाती है, मसलन सजा का समय कम कर दिया जाता है और उसका नेचर बदल दिया जाता है। हेडली ने इस प्रावधान का यूज करते हुए शर्त रखी कि उसे भारत ना भेजा जाए। उसकी ये शर्त मान ली गई। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से भी तर्क दिया गया कि हेडली को इसलिए भी भारत नहीं भेजा गया क्योंकि उससे कई जरूरी जानकारियां निकलवानी थी, मसलन वो कई और जगहों पर आतंकी हमले प्लान कर रहा था। इसके लिए वो किन लोगों के संपर्क में था, फंडिंग कहां से मिल रही थी। इस पूरी गतिविधि को लेकर अमेरिका पर सवाल उठे। सवाल कि क्या प्ली बार्गेन प्रावधान का यूज खुद हेडली ने किया या अमेरिका ने? एक्सपर्ट को सुनते हैं। ये हो भी सकता है। मैं जो ये बात है, आप अगर तथ्यों पे जाएं और ट्रेंड्स पे जाएं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये CIA एजेंट हैं, डबल एजेंट हैं। लेकिन हर व्यक्ति की जो जस्टिस सिस्टम में एक बेसिक राइट्स हैं, उसको यूज करते हुए अमेरिका ने बोला है कि इनको राइट्स है यहाँ पे प्ली बार्गेन करने का, और इनको इसी वजह से इनको अभी नहीं भेजा जा सकता है। ये कोऑपरेट कर रहे हैं, फ्यूचर में भी इन्होंने बोला है कोऑपरेट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है। अगर दोनों देशों के इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इस बात पे अड़ गए और अगर अग्री कर गए कि इनको इंडियन सिस्टम, लीगल सिस्टम में भेजना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये दिक्कत नहीं होगी। और इसके एक दो हमें ट्रेंड्स दिख रहे हैं। मार्को रूबियो का अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे कल, उन्होंने साफ बोला है कि ये इंडियन
जो भी मुंबई अटैक्स में अमेरिकन भी 6 मरे थे, और उनको जस्टिस दिलाने के लिए ये वाजिब है कि ये वापस जाएं, और अगर इसी टेम्पलेट को फॉलो किया जाए तो डेविड कोलमैन हेडली को लाना ज्यादा दूर नहीं होगा और मुमकिन है मेरे ख्याल में अगले 4 सालों में। आपने एक्सपर्ट को सुना, अब ये भी जान लेते हैं कि भारत हेडली के प्रत्यर्पण को लेकर क्या कर रहा है। जब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की खबर आई थी तब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से हेडली को लेकर भी सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच चर्चा का टॉपिक है, लेकिन प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है इसके बारे में अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इस खबर के अंत की तरफ चलते हैं। राणा NIA के शिकंजे में है। एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करना है। भारत सरकार के सामने भी कुछ सवाल हैं। क्या राणा के पाकिस्तानी सेना से अभी भी संबंध थे? क्या पाकिस्तान के ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट के और सबूत हैं? अमेरिका ने हेडली के साथ डील क्यों की जबकि भारत के साथ उसकी प्रत्यर्पण संधि थी? उम्मीद है कि राणा का ट्रायल पाकिस्तान पर दबाव डालेगा ताकि उसे लश्कर-ए-तैयबा के 7 आतंकी कमांडरों के खिलाफ मुकदमा चलाने में सहयोग करना पड़े। इनमें हाफिज सईद भी शामिल है। हाफिज सईद ने ही इस बर्बरता की साजिश रची थी, आतंकियों को ट्रेन किया था। बहरहाल राणा का प्रत्यर्पण 26/11 हमले के पीड़ितों और उनके परिवार के लिए न्याय और राहत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस खबर को यहीं विराम देते हैं और चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारत जैसे विविधता भरे देश में सूचना का अधिकार कानून यानी RTI एक्ट लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इसमें आम लोगों को देश के हुक्मरानों से सवाल पूछने और उनकी जवाबदेही तय करने का हक दिया गया। साल 2005 में पास हुए RTI कानून के जरिए पिछले 2 दशक में देश के कई बड़े घोटाले उजागर हुए। आदर्श सोसाइटी घोटाला। RTI के जरिए पता चला कि मुंबई में कारगिल युद्ध की विधवाओं के लिए बनने वाली 6 मंजिला इमारत को 31 मंजिला बना दिया गया और इसमें नेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को फ्लैट बांटे गए। बैंक धोखाधड़ी मामले। RTI के जरिए पता चला कि पिछले 5 सालों में बैंकों में 30,000 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले हुए, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में RTI के जरिए अभिभावकों ने स्कूल यूनिफॉर्म न मिलने की शिकायत की, जिसके बाद जनवरी 2007 में बच्चों को यूनिफॉर्म मिली। इसी RTI एक्ट की धारा 81J में पहले ये प्रावधान था कि पर्सनल जानकारी को तभी रोका जा सकता है जब उसका कोई सार्वजनिक हित ना हो या वो किसी की निजता का अनुचित हनन करता हो। लेकिन जानकारी अगर सकल समाज के लिए जरूरी है तो इसे दिया जा सकता है। सब कुछ जानकारी देने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। कहा गया कि इस प्रावधान ने पारदर्शिता और निजता के बीच संतुलन बनाए रखा, लेकिन अब संतुलन बिगड़ रहा है। सिस्टम की जवाबदेही तय करने वाले इस कानून को लेकर पिछले दिनों से कुछ आशंकाएं सामने आ रही हैं। इसकी वजह है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि DPDP एक्ट 2023। ये बिल 7 अगस्त 2023 को लोकसभा और 9 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पारित हुआ था। इसके बाद 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। लेकिन इस कानून के सेक्शन 44(3) ने RTI एक्ट की धारा 81J में बदलाव कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। क्या है विवाद? RTI कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये बदलाव RTI एक्ट को कमजोर कर देगा। उनका तर्क है कि अब सरकार किसी भी जानकारी को पर्सनल बताकर देने से मना कर सकती है, भले ही वो सार्वजनिक हित से जुड़ी हो। मिसाल के तौर पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 10 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप ये जानना चाहें कि बिहार में जो पुल गिरे उन्हें किस ठेकेदार ने बनाया तो सरकार कह सकती है कि ये पर्सनल जानकारी है और इसे नहीं दिया जा सकता। इसी तरह सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, पब्लिक सर्वेंट्स की नियुक्ति में गड़बड़ी या बैंकों के बड़े डिफॉल्टर्स की जानकारी भी अब पर्सनल बताकर छुपाई जा सकती है। इन चिंताओं को जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 23 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी लिखी थी। सेक्शन 44(3) को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि RTI एक्ट को नष्ट कर देगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, जॉन ब्रिटास जैसे विपक्षी नेताओं ने भी इसकी आलोचना की। 10 अप्रैल 2025 को इंडिया ब्लॉक के 120 से ज्यादा नेताओं ने एक संयुक्त पत्र में इस प्रावधान को हटाने की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार RTI को जानकारी का अधिकार से अज्ञानता की राह पर ले जा रही है। जॉन ब्रिटास ने कहा कि RTI ने नागरिकों को सरकार को जवाबदेह बनाने की ताकत दी थी, लेकिन अब सरकार इसे एक झटके में खत्म कर रही है।
एकेडमिक आलोचनाएं भी हुई। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा कि पारदर्शिता के लिए कई बार पर्सनल जानकारी तक पहुंच जरूरी होती है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों को पब्लिक सेक्टर बैंकों के बड़े डिफॉल्टर्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए की जानकारी जानने का हक है, लेकिन अब इस तरह की जानकारी को पर्सनल बताकर रोका जा सकता है। इन आलोचनाओं को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। अब ये जो कानून लाए हैं, इसके जो सेक्शन है, ये जो रूल्स हैं इसके 44(3), उससे क्या होता है कि आप पूरा जो हमारे जो राइट टू इंफॉर्मेशन में 81J जो है उसको अलग कर देता है, और अलग करने के बाद ना कोई जर्नलिस्ट को सूचना मिलने वाली है, ना आपके कोई रिसर्चर को सूचना मिलने वाली है, ना कोई साधारण इंसान को सूचना मिलने वाली है, ना आपके पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको मिलने वाले, किसी को नहीं मिलने वाला है। और इसके ऊपर है कि हमारे ऊपर फाइन इन्होंने 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए का फाइन रखा है। आप ये बताइए, कोई एक साधारण इंसान, आप या मैं, कहीं भी गलती से कुछ भी हम लोग फाइल कर दें तो इसका तो दंड जो है 250 से 500 करोड़ है। तो आपको यदि करप्शन मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं तो सूचना के अधिकार के बगैर नहीं मिलने वाला है। आपने आलोचनाएं सुनी, अब सरकार का पक्ष भी सुनिए। जयराम रमेश ने अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी थी। बदले में केंद्रीय मंत्री ने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी की बातें बिंदु दर बिंदु समझते हैं। निजता और पारदर्शिता का संतुलन डीपीडीपी एक्ट 2017 में दिए गए पुट्टुस्वामी जजमेंट में बताए गए प्राइवेसी के सिद्धांतों और आरटीआई एक्ट में दी गई पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ मिलकर काम करता है। इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। डीपीडीपी एक्ट बनाने से पहले सिविल सोसाइटी और संसद में कई बार चर्चा हुई। इस दौरान पारदर्शिता और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। इस कानून के सेक्शन 3 के तहत अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी कानून के अनुसार पहले से सार्वजनिक है तो डीपीडीपी एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। साथ ही उस व्यक्ति पर भी नहीं जो किसी मौजूदा कानून के तहत उस पर्सनल डेटा को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य हो। अगर कोई जानकारी जैसे कि मनरेगा या अन्य अधिकारी योजनाओं से जुड़ी कानून के तहत सार्वजनिक करनी हो तो वो आरटीआई के तहत दी जाएगी। ये एक्ट जानकारी देने को नहीं रोकता है। डीपीडीपी एक्ट लोगों की निजता को प्रोटेक्ट करता है। सरकार के पक्ष को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें एक पूरा एक्ट है जिसमें लिखा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो अगर ऐसा एक पूरा एक्ट बनता है तो इस तरफ के एक 81J जैसे एक छोटा क्लॉज का फायदा क्या है? क्योंकि अगर हम क्या कह रहे हैं कि इस क्लॉज में काफी कुछ चीज लिखा है, इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू पब्लिक एक्टिविटी, वो सब लिखा है। माने एक थोड़ा लंबा सा क्लॉज है। वो क्लॉज ऐसे सब्स्टिट्यूट किए हैं कि इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन इज रेफर्ड टू इन डिटेल इन द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और जो 81J में 4 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ 50 क्लॉजेस में एक्सप्लेन किया है। इसलिए इट इज बेटर टू हैव ए फुल फ्लेज्ड एक्ट जिसमें डेटा प्रोटेक्शन और पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में सब कुछ लिखा है, जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अमेंडमेंट कुछ इतना बदलता नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि यू मस्ट टेक पर्सनल इंफॉर्मेशन आउट व्हेन यू गिव पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये सही बात है, बिकॉज इफ दे आर मेकिंग एन आरटीआई ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस टाइम पे आई डोंट वांट देम टू टेक माय इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन एंड गिव इट, दैट्स माय पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसलिए 81J लिखा है। बट नाउ इनकम टैक्स एक्ट हैज टू अबाइड नॉट ओनली बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो डीपीडीपी। और डीपीडीपी में काफी कुछ लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा है। सो आई प्रिफर टू बी गवर्न बाय डिटेल्ड लॉ देन अ वन क्लॉज 81J इन अ राइट टू इंफॉर्मेशन। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। सत्ता पक्ष के जवाब और विपक्ष की चिंता और सवाल हमने सब आपके सामने रख दिए हैं। बड़ी खबरों को यहीं विराम देते हैं। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ।
पहली सुर्खी, तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की घोषणा हो गई है। यह ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। शाह ने भरोसा जताया कि 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी और ये गठबंधन सरकार होगी। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन की अगुवाई एआईएडीएमके के महासचिव पलानीस्वामी करेंगे। जब शाह से पूछा गया कि क्या एआईएडीएमके से निकाले गए नेता ओ पनीरसेल्वम और एएमएमके के नेता टीटीवी दिनाकरण को गठबंधन में शामिल किया जाएगा, तो शाह ने कहा कि बीजेपी एआईएडीएमके के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगी। अमित शाह ने और क्या कहा, सुनिए। एआईएडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक एनडीए के साथी दलों का सवाल है, एआईएडीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। पिछले चुनाव में डीएमके ने 133 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने थे। एआईएडीएमके 66 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। इस चुनाव में भी बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन था। बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। दूसरी सुर्खी, बीजेपी वक्फ कानून को देश की भलाई का एक जरिया मानती है और अब इसके लिए एक कैंपेन शुरू करने जा रही है। पार्टी के इकलौते मुस्लिम सांसद गुलाम अली ने कहा कि लोगों को समझना जरूरी है कि ये कानून आम मुसलमानों के फायदे के लिए है और वक्फ के नाम पर हो रहे बड़े भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस के विकास पाठक ने गुलाम अली से बात की है। गुलाम अली राज्यसभा के मनोनीत सांसद हैं। उन्होंने राज्यसभा में इसके समर्थन में वोट डाला था। गुलाम अली ने कहा कि विपक्ष तंज कस सकता है कि बीजेपी के पास कोई अल्पसंख्यक सांसद नहीं है, लेकिन पार्टी हमेशा मुस्लिम समुदाय की भलाई के बारे में सोचती है। अली ने कहा कि अगर विपक्ष को किसी प्रॉपर्टी के सर्वे से दिक्कत है तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने वक्फ प्रॉपर्टी को वेबसाइट पर रजिस्टर करने की बात पर चिंता जताई। पूछा था कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो क्या प्रॉपर्टी सरकार की मान ली जाएगी। इस पर अली ने कहा कि समय के साथ बदलना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण दिया, पहले शादी बिना निकाहनामे के हो जाती थी, लेकिन अब निकाहनामा जरूरी है। रजिस्ट्रेशन से चीजें साफ सुथरी होंगी और कोर्ट केस का बोझ भी कम होगा। सुर्खियां खत्म करते हैं और आपको एक जरूरी जानकारी देते हैं। प्रतीक गांधी और पत्र लेखा की एक फिल्म आने वाली है, नाम है फुले। ये फिल्म समाज सुधारक विचारक ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर आधारित है। खबरें हैं कि सेंसर बोर्ड ने पिक्चर में कई बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। कुल 12 बदलाव सुझाए हैं। मसलन फिल्म का एक सीन जहां एक आदमी झाड़ू लगा रहा है और कुछ बच्चे सावित्रीबाई पर गोबर फेंक रहे हैं, इस सीन को रिप्लेस करना है। डायलॉग 3000 साल पुरानी गुलामी को कई साल पुरानी है से रिप्लेस करना है। पेशवाई असली, हाथ पैर अलग करवा देते। इस डायलॉग को नसीब अच्छा था, राजशाही होती ना, हाथ पैर अलग कर देते तुम्हारे से रिप्लेस करना है। फिल्म के सब टाइटल से कास्ट शब्द को हटाकर वर्ण लिखा जाए। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज देश में ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 3 लोगों को अपना गुरु माना था, महात्मा बुद्ध, कबीरदास और तीसरे ज्योतिबा फुले। फुले दंपति ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवारपेट में भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के पहले स्कूल की शुरुआत की और महज 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई ने स्कूल में बतौर शिक्षिका पढ़ाना शुरू किया। 1851 तक दोनों ने मिलकर पुणे में 3 ऐसे स्कूल खोले जिनमें लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। स्कूल के करिकुलम में गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र भी शामिल था। इन तीनों स्कूलों को मिलाकर छात्रों की संख्या 150 थी। फुले का लेखन आपको कचोटता है। गुलामगिरी उनकी एक प्रमुख किताब है। इसकी प्रस्तावना में फुले ने होमर को कोट करते हुए लिखा है, आदमी जिस दिन गुलाम बनता है उसी दिन अपने आधे गुण तत्काल खो देता है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखने के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि। ये है ताऊ, ये है सरदार और ये है खांजा। 3 ताल के 3 यार, सरदार, खांजा और ताऊ मचाए बवाल। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100। पूरे 100 नहीं, पूणे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80 90 पूणे 100। 3 ताल के दूसरे सीजन का 100वां एपिसोड लाइव होगा पुणे में। पुण्यात होणार बवाल। 3 ताल। आइए